नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी, वो शो जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया में घटी उन बड़ी घटनाओं के बारे में जो बीते एक हफ्ते में होती हैं। ढेर सारी बड़ी खबरें होती हैं जो हम लोगों के यानी कि इस देश के आम नागरिकों के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। कई सारी नीतिगत बातें होती हैं और कई सारे ऐसे अपडेट भी होते हैं जो आने वाले समय पे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बीते एक हफ्ते में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसका राब्ता हर दिन सुर्खियों के रूप में हमारे सामने पड़ा है। पिछले शनिवार को जब खबरों के खिलाड़ी आपके बीच आया था, उस शो के खत्म होते ही एक खबर आई थी कि इस्राएल पर हमास की ओर से हमले किए गए, रॉकेट दागे गए। ठीक एक हफ्ता बीत चुका है और वो संघर्ष, वो लड़ाई अब भी जारी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसका एक पक्ष भारत में भी है। भारत में उस संघर्ष पर, उस युद्ध पर, उस विवाद पर राजनीति शुरू हो गई है। कोई पार्टी किसी और है, कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरी ओर है, और इनका असर जमीन पर कितना पड़ेगा, क्या ये पूरी की पूरी राजनीतिक बयानबाजी किसी राजनीतिक स्वार्थ या फिर विदेश नीति को ध्यान में रखकर हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह एक वरिष्ठ पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राहुल महाजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबरों के खिलाड़ी शो का हमारा हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्णिमा जी, लगातार शो का हिस्सा बनती रही हैं, एक अंतराल के बाद दोबारा हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, जैसा वो हमेशा कहते हैं कि वो नियमित हैं और खबरों के खिलाड़ी में लगातार आपके विचार हमको मिलते रहते हैं। समीर जी, आपके लिए भी हम इसी तरीके से परिचय करा सकते हैं। राज्यों पर खासतौर पर आपकी पकड़ होती है, लेकिन आप भी नियमित हैं। जयदीप जी हैं, संपादक अमर उजाला डिजिटल के, लगातार आपका साथ हमको मिलता है। और विनोद सर, जैसा वो भी कहते हैं परिवार का हिस्सा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिना किसी देरी के राहुल जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे शो में इस तरीके से पहली बार आए हैं। CWC की जो मीटिंग हुई, मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में एक लाइन थी, उसका जिक्र किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, लेकिन वो जो एक लाइन थी, उस लाइन में भारत में राजनीतिक बयानबाजी को तेज कर दिया, गर्म कर दिया। लाइन थी और लाइन के साथ एक शब्द था फलस्तीन। अब विवाद ये हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी उस पूरे संघर्ष में सिर्फ एक पक्ष के साथ खड़ी है, और इस तरीके के जब ड्राफ्ट बनते हैं, आपको क्या लगता है, चूक हुई या जानबूझकर राजनीति हुई या जानबूझकर ये स्टैंड लिया गया? देखिए, अगर आप उस बयान की बात करेंगे जो कांग्रेस की CWC में हुआ, तो आपको उस बयान की भी बात करनी पड़ेगी जो दूसरा बयान जो है वो विदेश मंत्रालय ने दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि वो पीसफुल और नेगोशिएटेड जो फिलिस्तीन है उसके बनने का समर्थन करते हैं। तो पहला बयान जो था वो भारत और इजरायली रिश्ते जो कि बहुत समय से बहुत ही सुदृढ़ हुए हैं उनको लेकर था, और कभी भी भारत ने आतंकवादी हमले देखे हैं और उसका दर्द सहा है, और वो भारत जो है किसी भी आतंकवादी हमले का समर्थन नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि जो कुछ इजराइल में हुआ गाजा की तरफ से, और जो जिस तरह का नरसंहार वहां पे हुआ, उसका कोई भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो एक बयान था जो भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर है, जो कि बहुत सुदृढ़ हुए हैं पिछले कुछ दशकों में, और दूसरा बयान जो था वो भारत की जो तय नीति है फिलिस्तीन को लेकर, उसकी तरफ देखा जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं देखा जाना चाहिए, मैं सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं पूर्णिमा जी आपकी तरफ। कांग्रेस की जिस प्रस्ताव का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को देखना चाहिए। उसके बाद एक सीरीज शुरू हुई। हेमंता बिस्वा शर्मा, वो ट्विटर जैसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर लिखते हैं कि कांग्रेस ने उस पूरे प्रस्ताव में फलस्तीन का साथ देने या सहानुभूति की बात इसलिए की है क्योंकि कांग्रेस एक वर्ग को फोकस करना चाहती है और वो उसको चुनावों से कनेक्ट कर गए। क्या आपको लगता है कि फलस्तीन और इजराइल या हमास, ये जो तीन पक्ष हैं, इनका संघर्ष भारत में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टियां किसी का साथ दे रही हैं, किसी के पक्ष में बयान दे रही हैं? नहीं उत्कर्ष जी, ये एक्चुअली हमारे देश में बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात है कि हम हर चीज को अपने यहाँ की इंटरनल राजनीति से जोड़ने लगते हैं और उसका इमीडिएट नफा नुकसान देखने लगते हैं। जो नरसंहार अभी गाजा में चल रहा है वो किसी भी तरह से, चाहे वो दोनों की तरफ से ही है, हमास हो या इजराइल जब रिटेलिएट कर रहा है हो, उसको हम सही नहीं ठहरा सकते हैं और उसको हम किसी भी तरह से फायदे नुकसान के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है।
है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की फितरत ही हो गई है कि हर चीज जो बाहर होती है उसको अपने देश में अपनी राजनीति के हिसाब से यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक कांग्रेस के बयान का जो आपने जिक्र किया, वो कांग्रेस की स्टैब्लिश्ड लाइन रही है। कांग्रेस हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करती रही है, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन करना और हमास ने जो किया उसको उसके साए में जस्टिफाई करना, ये तो बहुत ही गलत है, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को। और फिर जो उसके बाद राजनीति शुरू हुई है वो उससे भी ज्यादा गलत है। तो हमें लगता है कि हमें जब इस तरह का एक मानवीय मतलब अत्याचार दोनों तरफ हम देख रहे हैं, तो उसमें राजनीति घुसेड़ना हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है समीर जी, इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाता हूं। इसमें कुछ और राजनीतिक दल, क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि इस पर राजनीति शुरू हुई तो क्रम तो शुरू हुआ। कांग्रेस के बयान की हमने बात कर ली, हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र कर दिया। सीपीएम ने एक प्रस्ताव किया, उन्होंने कहा कि हम तो 2 राष्ट्र वाले फॉर्मूले की तरफ, जो हमेशा से हमारा मानना रहा, हम चाहते हैं कि वो हो। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं यासर शाह, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं तो फिलिस्तीन के पक्ष में हूं क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं। और इसके बाद और रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आए, जिसपे कहा गया कि देखिए ये एक पार्टी जो है वो एक देश का पक्ष या एक हिस्से का पक्ष पूरी लड़ाई में इसलिए ले रही है, ना कि मानवता का, ना कि लोगों का, क्योंकि इनको वोट बैंक का ध्यान रखना है। क्या आपको लगता है कि तमाम बयान टाइमिंग के हिसाब से सोच समझ कर दिए जाते हैं, जबकि विदेश नीति एक ऐसा मामला हो सकता है जिसपे आप ज्यादा मैच्योर तरीके से अपने बयानों को सामने रखें? देखिए, मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के जिन 2 इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला था, कोई नया मामला नहीं, लंबे दशकों से मामला चल रहा है। हालांकि देखिए इस समय जिस हिसाब से हमास ने आतंकवादी वहां हमला किया, जिस तरह से वहां पर मारकाट मचाई, बच्चों को मारा, महिलाओं के साथ व्यवहार किया, मुझे लग रहा है उसके बाद ये रिएक्शन जरूर होना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, हमास आतंकवादी संगठन बनाम इजराइल के बीच हुआ था, इसमें फिलिस्तीन की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। हमास और फिलिस्तीन को अलग करके देखना चाहिए था। हमास एक ISI जैसा व्यवहार किया उसने, बेसिकली आतंकवादी संगठन है वो, और फिलिस्तीन उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन को और हमास को मिला दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मामले में भारत के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये बात ठीक है कि भारत एक लंबे समय से, अगर आप अपनी पहले की सरकारों को देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय रही है या अटल बिहारी की सरकार उसके बाद है, तो कांग्रेस के समय इस लड़ाई में जरूर अरब मुल्कों का साथ, अरब देशों का साथ दिया गया। उसका कारण भी रहा था कि अरब देशों के साथ हमारे संबंध मधुर रहे, हमारे कई श्रमिक लोग अरब देशों में काम करते रहे, इसलिए भारत सरकार ने अरब कंट्रीज का उस समय साथ दिया था। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब भारत सरकार ने अरब कंट्रीज का साथ दिया था इस इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में, उस समय भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मामला होता था या भारत और कश्मीर का कोई इश्यू रहता था, तो उस समय वो पाकिस्तान का साथ देते थे। तो अरब कंट्रीज का साथ देने के बाद भी उन कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ दिया जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर। लेकिन चूंकि अब यह मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था पूरा, तो निश्चित रूप से भारत के अंदर इस मामले में बयानबाजी होना लाजमी था, हमेशा होती आई है, ऐसा नया नहीं कि पहली बार हुआ। जब भी मुसलमान से रिलेटेड किसी भी मामले में कोई घटना घटती है तो बयानबाजी भारत के अंदर सेंटिमेंट्स होता ही है। अब देखिए केरल के अंदर जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे छात्रों ने संगठित होकर बैठक की कल शुक्रवार के दिन, कई इमामों ने, कई मस्जिद में कल शुक्रवार को इस बात का जिक्र किया गया कि भाई फिलिस्तीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में कल जिस तरीके से छात्रों ने एक गुटने इकट्ठे हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये सेंटिमेंट्स तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा किसी को देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से सेंटिमेंट्स उत्पन्न होते हैं जमीनी स्तर पर, उसका फायदा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलता है। और चूंकि अब 3 राज्यों में चुनाव होने जाने वाले हैं, और जब वो सनातन बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से सनातन पर हमला बोला गया था, और सनातन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव में इस्तेमाल करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक, और इन तीनों चुनाव में भी सनातन पे भारतीय जनता पार्टी बड़ा फोकस रखने वाली है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल ही चुके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर सनातन धर्म को लेकर, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ गया था, दूसरे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं का बयान आ गया, कर्नाटका के कांग्रेस के मुस्लिम मिनिस्टर का बयान आया, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर ये बात बनी रहेगी। और जब शुरुआत हुई है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने आप मिलने वाला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस भारतीय जनता पार्टी को उस मामले को लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और बयानों के द्वारा जिंदा रखने की जरूरत है, और ये मामला राजनीतिक तुल जरूर पकड़ेगा।
आप जिस बात को कह रहे हैं ना, एक विस्तृत कवरेज अमर उजाला पर हमने की है। तमाम वो नेता जिनके बयान इस मामले पर आए, उस पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रेम जी, मैं यही सवाल आपके पास ले जाता हूं जिसका जिक्र समीर जी कर रहे हैं, इशारा जो कर रहे हैं कि अगर आप फ्री हिट देंगे, क्योंकि क्रिकेट का मौसम चल रहा है, अगर आप चुनावी पिच पर फ्री हिट देंगे तो सामने वाली पार्टी खेलेगी। तेलंगाना के पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं बंदी संजय कुमार, उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल पर जो हमला हुआ वो ठीक वैसा हमला था जैसे मुंबई पर हमारे देश पे हमला हुआ था। ऐसी परिस्थिति में आप कहां खड़े होते, लेकिन प्रस्ताव कहां आ गया। जो बयान आए, शुरुआती बयान आए, वो फ्री हिट मिल गई भाजपा को कि वो चुनावी राज्यों में ये बता सके कि देखिए, जो पीड़ित पक्ष है इस वक्त विपक्षी पार्टियां उसके साथ नहीं खड़ी हैं। एक तो ये कंपेयर सही नहीं है कि मुंबई पर जो अटैक हुआ वो हमास के अटैक से इक्वल है, जो भी इक्वेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपदा में अवसर, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है, हमारी राजनीति में घर कर गया है। तो हर आपदा में अवसर खोजा जाता है और पास में जब चुनाव हो तो कैसे उसका चुनावी फायदा उठाया जाए, इस हिसाब से स्टैंड लिए जाते हैं। यहाँ हिंदुओं का या सनातन का कोई स्टेक नहीं है इजराइल में, लेकिन जैसे ही इस्लामोफोबिया होता है तो स्टेक बन जाता है या बना दिया जाता है। इस्लामोफोबिया से यहूदी भी जुड़ते हैं, इस्लामोफोबिया से यहाँ के हिंदुओं को भी जोड़ने की कोशिश होती है। तो हमास ने जो अटैक किया बर्बर था, गलत था, निंदनीय था। और इसके बावजूद ये है कि उस पर, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया, मैं थोड़ा सा इस पर बोल के फिर वापस उस पर लौटता हूं कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया हो या सरकार की प्रतिक्रिया हो, मुझे पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली कहीं से किसी की प्रतिक्रिया गलत नहीं लगती। कांग्रेस ने उस स्टैंड को सिर्फ रखा जो हिंदुस्तान का आज तक का स्टैंड रहा फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। भारत सरकार ने जो तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, राहुल महाजन जी ने सही कहा कि वो इजराइल के साथ हमारी क्रमशः जो मैत्री मजबूत होती गई है उसका प्रकटीकरण था कि हम इस बर्बर हमले के खिलाफ हैं। लेकिन उसमें जो भाषा शब्दावली चुनी गई उसमें थोड़ा सा मतलब निकालने की गुंजाइश होती है, क्योंकि ऐसी शब्दावली हमने यूक्रेन और रूस में नहीं चुनी थी। हमने कहा इजराइल के साथ खड़े हैं, हम रूस यूक्रेन में नहीं कहे कि किसी के साथ खड़े हैं। हम इतना बोलकर हमने रूस यूक्रेन में शांति की अपील की थी कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध समाज को नहीं बदल सकता है, युद्ध आज के जमाने की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से मुलाकात में कही थी और बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि शांति की बात उन्होंने उनकी जुबान पर, उनके मुंह पर कह दी थी। लेकिन ये बात हम यहां नहीं कह रहे हैं, ये एक पक्ष है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। दूसरा, कांग्रेस के तरफ से यह है कि आपने हमास को इंक्लूड नहीं किया, यह प्रश्न कांग्रेस पर उठता है। तो कांग्रेस, इसके बावजूद कि व्यू पॉइंट स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस इससे बची है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां एक पहलू और है, वो ये कि ये कहा जाता है कि हमास की निंदा कीजिए, है ना, उसके बाद फिर कुछ बोलिए, यही भी तो कहा जा रहा है। तो हमास की निंदा कीजिए, निंदा करना हमारा नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए, गलत को गलत कहना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि निंदा कीजिए, यहां थोड़ा समझने की जरूरत, वो एक तरह से लाइसेंस मांगते हैं कि गजा पर चाहे जितना बर्बर आक्रमण हो, आपने कह दिया ना वो गलत था आपने कहा ना, तो अब हमें लाइसेंस मिल गया कि हम उन पर चाहे जितना और बर्बर होकर के आक्रमण कर सके। तो ये लाइसेंस हम दिल से उनको देना नहीं चाहते, इसलिए उनके कहने पर हम नहीं कहेंगे कि हमास बर्बर है कि क्या है। मेरी मर्जी कि हम कहें कि वो बर्बर है, हम उनके कहने पर नहीं कहेंगे। ये इस बारीक फर्क को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन किसी की चुप्पी का भी मतलब समझ में आएगा और किसी के बोलने का भी मतलब समझ में आएगा। ठीक है, आप जिस बारीक फर्क की बात कर रहे हैं विनोद जी, मैं आपसे उस सवाल को ले जाता हूं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को जोड़ता हूं। P20 समिट में जिन्होंने कहा कि एक बड़ी दिक्कत यह भी रही है कि हम आतंकवाद की परिभाषा को अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए। भारत का स्टैंड पहले भी रहा, वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली बात जो प्रेम जी कह रहे हैं, उसका दूसरा पहलू यह है कि अगर इस घटना को, और ठीक 7 दिन पहले जो हुआ, अगर हम उसे एक आतंकी हमले के तौर पर देखते और पहली प्रतिक्रिया ये आती कि जहां भी आतंकी हमला हो रहा है वो गलत है, तो इतनी राजनीति जो पिछले 1 हफ्ते में डेवलप हुई और जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या उसका स्कोप बन पाता, या आपको लगता है कि वो तो एज ढूंढ ही लिया जाता क्योंकि चुनाव सामने है? देखिए, ऐसा है कि
चूंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी इस विषय पे बोल दिया, प्रेम जी ने बहुत बारीक बात कही और राहुल ने तो बहुत ही संतुलित तरीके से इस मुद्दे को रखा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया और जो भारत की स्वाभाविक प्रतिक्रिया इजराइल और भारत के संबंधों को देखते हुए होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अर्थ कई तरह के हो जाते हैं। जब आप खड़े हैं तो खड़े में आप कहाँ खड़े हैं? क्या अब इजराइल में जो तबाही हुई है उसके खिलाफ खड़े हैं, या उसके बाद गाजा पे जो हमला इजराइल जिस लगातार कर रहा है वहां खड़े हैं? ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। मुझे लगता है फलस्तीन को लेकर के जो भारत की नीति रही वो कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही, वो भारत देश की नीति रही है। महात्मा गांधी जो थे वहां से शुरू करिए। महात्मा गांधी कभी इस पक्ष में नहीं थे कि इजराइल और फलस्तीन एक ही जमीन पर बने। उनका कहना था कि एक देश बने जिसमें सब रहें, अलग अलग देश नहीं बनने चाहिए। ये महात्मा गांधी का बहुत घोषित स्टैंड था। और फलस्तीन बनने से पहले इजराइल बनने से पहले, और उस इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या है। तो महात्मा गांधी पर तो कोई ना हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगा सकते हैं और ना कांग्रेस पार्टी के कोई लगा सकते हैं। महात्मा गांधी का ना उन्हें वोट लेना था किसी का। उसके बाद भारत, यहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी 6 महीने पहले यूनाइटेड नेशन में या कुछ समय पहले जो प्रस्ताव आया था फलस्तीन के समर्थन में, हमारी जो नीति है उसको जारी रखा है इजराइल से रिश्ते होते हुए। और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जो फलस्तीन भी गए। तो कुल मिलाकर के फलस्तीन को लेकर के भारत की जो नीति है वो उसमें निरंतरता है। सरकार चाहे मोरारजी देसाई की रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाद में राजीव गांधी की रही हो, या वीपी सिंह की हो, या नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी जी की, ये हमारी हमास जो है कभी भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। भारत ने कभी हमास को मान्यता, भारत के किसी भी दल ने हमास को कभी स्वीकार नहीं किया। हमारा मित्र कौन था? हमारा मित्र था पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जिसके नेता थे यासर अराफात, और जो यूनाइटेड नेशन से इसको मान्यता मिली हुई थी। आज पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है जिसको मान्यता मिली हुई है, यासर अराफात के ही प्रयासों से वो सारी व्यवस्था हुई थी और उनकी सीट थी यूएन में। और अभी जैसे समीर जी ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर या उस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इस्लामिक देश हमारे खिलाफ होते हैं, तथ्यात्मक रूप से इसमें थोड़ी त्रुटि है। इस्लामिक देश शुरुआती दौर में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीति में बदलाव होता गया और वो तटस्थ होने लगे। और 1971 में जब बांग्लादेश बना और हमने पाकिस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान इस मामले को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में लेके गया और उसने भारत पर ऑयल सैंक्शन लगाने की मांग की, एनर्जी सैंक्शन की प्रस्ताव, तो भारत की वकालत किसने की थी? वहां पर भारत की वकालत यासर अराफात ने की थी। और इंदिरा गांधी ने उनको विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया था कि ये आप ही कर सकते हैं। और यासर अराफात का वो भाषण याद करिए, उसमें जो दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया था कि आपने बांग्लादेश में किस पे गोलियां चलाई हैं, किस पे टैंक चलवाए हैं, किसका आपने जो है कत्लेआम करवाया है, वो कौन लोग थे, और आप हमसे कह रहे हो हिंदुस्तान ने तो बचाया उन लोगों को। और उसके बाद वो प्रस्ताव गिरा और 54 जो वहां के सदस्य थे उनमें 3 भारत के खिलाफ थे, पाकिस्तान, टर्की और लीबिया, बाकी सब ने भारत का समर्थन किया था। तो ये भी इतिहास का एक सच है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है, तो इसलिए और यासर अराफात और पीएलओ को कमजोर करने के लिए हमास को तैयार किया गया। और किसने तैयार किया वो अगर आप थोड़ा गूगल करें और खोजें और इतिहास में पता लग जाएगा। क्योंकि हमेशा जब कोई लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जो शांतिपूर्ण कोशिश करता है कि समस्या का, तो कुछ जो निहित स्वार्थ है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन कभी इसीलिए नहीं खत्म होते हैं, चाहे कैंप डेविड हो जाए, चाहे कितनी बार बेगिन और यासर अराफात की मीटिंग हो जाए, चाहे रीगन और ब्रेजनेव के बीच समझौते हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बस कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में बने रहेंगे। क्योंकि हथियारों का जो उद्योग है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जिंदा रखता है। इसीलिए कश्मीर भी सफल पर जो है दुनिया जो हल्ला मचता रहता है, या फलस्तीन हो या जितने आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन है आप देख लीजिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या, वरना वो सब मामला तो निपट जाता, उसमें कोई समस्या नहीं थी अगर सब मिलकर ईमानदारी से निपटाते। अब मैं आता हूं आज के संग हमास को तैयार किया गया। हमास जो है, एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि मतलब मैं सवाल उठा रहा हूं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, सवाल ये उठा रहा हूं कि जो इजराइली खुफिया तंत्र जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, मोसैड का, वो बगल में इतनी बड़ी तैयारी हो गई
इतनी बड़ी तैयारी हो गई कि साहब जो है पूरा इजराइल को नकली इजराइल बना के उस पर ट्रायल भी हो गया, सब हो गया, और उसको भनक तक नहीं लगी। जिसको ये भनक लग जाती है मोसैड को कि राजीव गांधी की हत्या की तैयारी हो रही है, और वो मोसैड के थ्रू ऐसा के सोर्सेज से खबर आती है और वो यहां पर दी जाती है, जिसको ये भनक लग जाती है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्यूबा की मिसाइलें कहां हैं, उसको ये भनक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये वैसा ही एक प्रश्न है कि जैसे आपके घर में सब कुछ पता हो वो आपको, और बिल्कुल अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पता ही नहीं लगा, तो ये वो स्थिति होती है। ये एक प्रश्न है जिसको हमें लगता है भी, और उसके बाद जो हुआ हमास ने किया, उसके तो पूरी दुनिया मजम्मत करनी भी चाहिए, और हमास के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का मेरा किसी की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन आप लगातार जो है, मैं हमास को अलग करके कर रहा हूं, फिलिस्तीन के सवाल को अब लटकाते रहेंगे। फिलिस्तीन का अगर आप नक्शा देखें 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन का, आज आपने 140 किलोमीटर की पट्टी में समेट दिया फिलिस्तीनियों को, ओपन एयर जेल बना दिया। और उसके बाद जो है कि आप अक्सर खबरें आती हैं कि इधर से एक रॉकेट छोड़ा हमास ने, और उधर से पता लगा बम वर्षक पहुंचे और उन्होंने धुआंधार बमबारी कर दी। लगातार आपने उसको बम और उसके तोपों का अड्डा बनाया हुआ है, गोलीबारी का। तो आखिर ये कब तक चलेगा भाई? इस तरह की घटनाएं, हमास जैसी घटनाएं अगर रोकना है तो इस समस्या का स्थायी हल बनाना पड़ेगा। और आज जो इस वक्त तो इसराइल जो हमला कर, अब उससे तो राइट टू डिफेंस के नाम पर पूरा, और उसकी तैयारी है कि गाजा पट्टी को बिल्कुल चाहे खाली करा दूं। ये तो वैसे ही है जैसे शहर में एक झुग्गी बस्ती बनी हो और उस झुग्गी बस्ती को लेकर के तमाम संभ्रांत नागरिकों को बड़ी दिक्कतें होती हो, लेकिन वो उसको सुलटा न पा रहे हो, और अचानक उस झुग्गी बस्ती से कोई अपराधी आकर के किसी घर में भयानक लूटपाट कर दे, और उसके बाद जो है पुलिस पूरी झुग्गी बस्ती को खाली करा दे और नष्ट कर दे। ये तो वो स्थिति बन गई है वहां पर। तो मुझे लगता है कांग्रेस को निश्चित रूप से हमास की निंदा करनी चाहिए थी उनके प्रस्ताव में, और फिलिस्तीन के साथ उनका स्टैंड दोहराया। मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके अगले दिन जो भारत सरकार का जो आया ऑफिशियल स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय का, वो सर उसमें उन्होंने फिलिस्तीन के सवाल पर अपनी जो स्टैंड जो भारत सरकार को रखा कि हम समर्थक, तो मुझे लगता है वो एक संतुलन है। अब जो हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने, और जो एक ये इस्लामोफोबिया ये कि अगर बर्मा में अगर वो रोहिंग्याओं को मारेंगे वहां के बौद्ध, तो यहाँ के लोग ताली बजाएंगे। अगर श्रीलंका में तमिल वो जो सिंगली हैं वो वहां के मुसलमानों को मारेंगे, यहाँ ताली बजाएंगे। और इजराइल में अगर यहूदी इजराइली मारेंगे, ये जो प्रवृत्ति है ना कि एक इसको क्या कहा जाए, मतलब कि ये भारत में जो है, ये भारत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। क्योंकि कुल मिलाकर के हमारी एकता, हमारी सुदृढ़ता तभी है जब हम भारतीय एकजुट होकर रहें। आज अभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो रहा है, उसमें भारत की तरफ से मुस्लिम खिलाड़ी भी हैं और सारे खिलाड़ी हैं, वो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि रूप में खेल रहे हैं, और हम पे अगर उनका अच्छा प्रदर्शन होता तो हम सब खुश होंगे। तो हम हिंदुस्तानी के रूप में इसको देखें, इस समस्या को, किसी चीज को हिंदू मुस्लिम एंगल से न देखें। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सही कहा है समीर जी ने कि वो तो अपना कोशिश करेंगी। जनता को चाहिए कि इस तरह की कोशिशों को रिजेक्ट करे, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। ठीक है, बिल्कुल मोसाद का सर ने जिक्र किया था अभी कि समझे पूछ रहे कि मोसाद को भाई इसकी जानकारी मतलब कैसे नहीं मिल पाई इतनी बड़े मामले की। तो इजराइल के जो मोसाद चीफ है डेनिस बॉर्निया, उन्होंने परसों इस्तीफा दे दिया था इस घटना के बाद, लेकिन उनसे अभी पद पर रहने के लिए कहा गया। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ले ली थी कि इतनी बड़ी घटना घट गई और मतलब हमें खबर नहीं लगी, तो वो इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन नेतन्याहू ने बोला अभी आप पद पर बने रहिए, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, उसके बाद डिसाइड होगा क्या करना है। ठीक है, तो एक अपडेट आपने जोड़ा, मैं जोड़ना चाहूंगी। अभी जो विनोद जी ने बात कही, मैं उसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का कोई मसला होता है तो हम तुरंत इंडिया के मुसलमानों को शक की निगाह से क्यों देखने लगते हैं। ये अदरिंग ऑफ द अदर वाली बात नहीं हो गई है कि हम हमेशा उनको ये सोच के कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो उनके ज्यादा हितैषी हैं, इस तरह से हम उनसे प्रतिक्रिया की उम्मीद करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में सारी समस्या की जड़ वही है। क्यों हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बाहर कुछ हुआ तो वो उसी का समर्थन करेंगे और यहाँ के लोगों के खिलाफ जाएंगे। और आपने जो कहा था मैं उसको सवाल के रूप में जदीप जी आपके पास लेना चाहता था कि जो जिसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन तमाम लोग जो सरकारों के चेहरे हैं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो,
उनके बयान और विदेश मंत्रालय के बयान में एक विरोधाभास दिखाई देता है। तो क्या हमारे देश में विदेश नीति से जुड़े मामलों को भी राजनीति के अवसर के हिसाब से बयानों के तौर पर पेश किया जाता है? और चुनाव एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान भारत पर होगा। वहां पर जो नेता कहेंगे वो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि वो क्या आपकी पॉलिसी का हिस्सा है, नहीं है। उस मामले में जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों किसी राज्य के, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, सबके बयान आ रहे हैं। देखिए उत्कर्ष, बहुत अच्छी और गंभीर बात हुई और सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं पिछले शनिवार से लेकर अब तक, और गाजा पट्टी से उठने वाला धुआं भी दिखाई दे रहा है और इजराइल में घुसकर हुए अत्याचार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो था, जो आज के खबरों के खिलाड़ी के इस सत्र का बड़ा सवाल है, वो था राजनीतिक। तो इसलिए जहां जिस इजराइल की हम बात कर रहे हैं वहां पर इजराइल है, वहां पर यरूशलम है, वहां पर गाजा पट्टी है, वहां पर गोलन हाइट्स है और वहां पर एक वेस्ट बैंक भी है, और वेस्ट बैंक के साथ एक वोट बैंक भी है। जब हम अपने वोट बैंक से बात कर रहे होते हैं तो हम दुनिया की नीतियों से और विदेश नीतियों से परे जाकर सिर्फ अपने वोट बैंक से बात कर रहे होते हैं। तभी हम अपने एक प्रस्ताव में चुपचाप से लिख देते हैं कि बात फिलिस्तीन की थी नहीं। अगर एक आतंकवादी हमला हुआ है तो आतंकवादी हमले की उतनी ही कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए जितनी मणिपुर में अगर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और ऐसी शर्मसार घटना जिससे पूरे देश का सिर झुक जाता है और उसको लेकर अगर संसद ठप कर दी जाती है, कर देनी चाहिए। अगर आपको इतना क्षोभ हुआ है तो शोचनीय और क्षोभनीय घटना थी और आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपके रहते, आपके राज्य की सरकार के रहते ऐसा कैसे हो गया कि इस तरीके से, और वो वीडियो चाहे 1 महीने बाद भी आया हो, महिला के साथ होने वाला अत्याचार है। तो इसी तरह इजराइल में घुसकर अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनको उठा करके ले जाया गया, 3-4 साल के बच्चों के सिर काट दिए गए, 85 साल की महिला को मार दिया गया बिना किसी किंतु परंतु के, अगर उसकी आलोचना नहीं होती है तो तुलना होगी। उस तुलना से किसी को दर्द होता है तो होता रहे। तुलना इसलिए होगी कि आपके बयान परिस्थिति जन्य है, वोट बैंक जन्य है, और वोट बैंक की राजनीति ने इस दल ने किया हो या उस दल ने किया हो, बहुत नुकसान किया है, आगे भी करता रहेगा। वेस्ट बैंक से लेकर वोट बैंक के बीच में जो कुछ भी है वही राजनीति है, और ये राजनीति जब तक जिंदा है तब तक धरती पर इस तरह की लड़ाइयां जारी रहेगी। 1948 के पहले जो देश ही नहीं था, वो देश आज अगर अपने आसपास घिरे अरबों से लड़ रहा है तो वो भी राजनीति है। 1918 में जो अंग्रेज किया और जो हमारे यहां धरती के 3 टुकड़े करके चले गए, फूट डालो और शासन करो की नीति ने इस दुनिया को लड़ाया है। हिंदू, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन के अक्स खड़े किए गए हैं। इन अक्सों की लड़ाई में जब तक हम अपने वोट बैंक से बात करेंगे, और मैं बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, बहुत लाग लपेट हमने करने की कोशिश की है। जब आप एक घटना में बिना किंतु परंतु के दुनिया सिर पर उठा लेते हो और संसद ठप कर देते हो, और उससे ही बड़ी मानव है ना, मनुष्य है। आज गजा पर बम गिर रहे हैं और निरीह मारे जा रहे हैं तो मैं आलोचना करता हूं, गलत है। चाहे वो बदला ले रहे हैं, बदले उनके साथ जो हुआ गलत है, लेकिन 2 गलत मिलकर एक सही कभी नहीं बनाते। 2 गलत मिलकर एक सही कभी नहीं बनाएंगे। अब हम इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को पढ़ने चले जाएंगे तो बहुत अलग मुद्दा है। उस पर होने वाली राजनीति आज का विषय है, और राजनीति गंदी है। उसी गंदगी का एक अक्स हमको देखने को मिला है। जब आप बिना किंतु परंतु के एक आतंकवादी घटना की आलोचना नहीं कर सकते। हमारे देश में 26/11 हुआ, यही तो है ना, आके मार गए ना स्टेशन, वीटी स्टेशन पे लोग जो थे, ताज होटल में, जो उनका क्या दोष था। ऐसे ही वहां पर कितबुज में जो सुकोत मना रहे थे या सुपरनोवा फेस्टिवल में नाच गा रहे युवाओं का क्या दोष था। आपकी जमीन की लड़ाई है, आपकी हक की लड़ाई, आप लड़िए ना, किसने मना किया है? लड़ने का क्या यह तरीका होगा? जो महमूद अब्बास, फिलिस्तीन कहां लड़ रहा है? आप अपने वोट बैंक की आड़ में फिलिस्तीन को सामने, फिलिस्तीन के संघर्ष को, अरे भाई वो भी बहुत मारे गए, फिलिस्तीन लड़ रहा है। क्या महमूद अब्बास गए लड़ने? क्या फिलिस्तीन की कोई सेना है? फिलिस्तीन लड़ने ही नहीं गया, हमास के आतंकी लड़ने गए, और आतंकी इस देश का हो, उस देश का हो, इस धर्म का हो या उस धर्म का हो। क्यों सीधे शब्दों में हम आलोचना नहीं कर पाते? ये राजनीति के किंतु परंतु ने नुकसान किया है, और ये नुकसान सबसे बड़ा है। हम भी उसको चाशनियों में लपेट रहे हैं। क्यों लपेट रहे हैं? अगर 9/11 हुआ तो अमेरिका ने कहा ना, वॉर ऑन अमेरिका, 11 साल बाद भी ढूंढ के ओसामा को उसकी धरती पर मार दिया ना। वो कर सकता है। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को बर्बाद कर सकता है। और ये तो भस्मासुर इन्होंने खड़े किए ना, मैं तो कह रहा हूं। तालिबान किसने खड़ा किया? वो एक बहुत अलग मसला है। दुनिया की राजनीति अलग मसला है, हमारे देश की राजनीति अलग मसला है, राजनीति की वजह से दिए जाने वाले बयान अलग मसला है। अगर आपने विषय की शुरुआत में उस बयान को उठाया है तो मैं वहीं रुकूंगा, और जिसने किंतु परंतु किया है उसकी निर्मम आलोचना मैं करूंगा। वो इसलिए करूंगा, आपको सिर्फ यह बयान देना था कि हमास ने जो आतंकी हमला किया वो गलत है, लेकिन फिलिस्तीनियों के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। 2017 में इसी इजराइल ने, जिसका हम दोस्त बन रहे हैं, जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर समंदर किनारे की वायरल होती है कि आरओ कैसे चलता उनका समंदर वाला,
उसी इजराइल के खिलाफ जब उन्होंने यरूशलेम को, जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं बता दूं 2017 का यूएन का प्रस्ताव था, वो 2017 में यूएन का प्रस्ताव था कि यरूशलेम पूरे इजराइल की राजधानी होगी। वो यरूशलेम जो अभी न्यूट्रल है, जो हिस्से बटे, उसमें यरूशलेम और उसके अलग-सा के विवाद को देखते हुए उस पर क्रिश्चियन भी अपना हक जताते हैं, यहूदी भी और मुसलमान भी। तो उसको देखते हुए यूएन ने मैंडेट दिया था कि ये न्यूट्रल धरती, ये किसी की नहीं है। यरूशलेम पर अगर सब हक जता रहे हैं तो विवादित मानकर इसको अलग रखते हैं, यूएन के कंट्रोल में है और जॉर्डन वहां की मस्जिद का रखरखाव करता है। ये बता दूं जो लोग इतिहास, 2017 में इजराइल ने प्रस्ताव लाया था कि नहीं, ये हमारी राजधानी होगा। भारत ने उस प्रस्ताव को गिराया, भारत ने उसके प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। तो भारत का इंटरनेशनल स्टैंड बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री का सबसे पहला ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था हमास के आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्रालय ने अगले दिन कहा कि हम फलस्तीन के हकों के लिए तो वो तो देश करता रहा है, शुरू से करता रहा है। फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले बहुत कम देशों में भारत शामिल है। यह सब इतिहास है। इससे क्या ये इतिहास कांग्रेस को प्रस्ताव पारित करते वक्त पता नहीं था? आप बोलिए कि जो हिंसा हुई है, जो आतंकवाद हुआ है, वो गलत है, लेकिन फिलिस्तीन, तो आपका बिल्कुल सही बयान होता, लेकिन आप नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं उसी क्रम में राहुल जी आपके पास आता हूं और मैं सर आपके पास भी आता हूं। हाँ, उससे संदेश ये गया कि जैसे भारत की नीति बदल गई हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने एकदम से कहा कि हम संकट की इस घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं, निंदा करते हैं, और ठीक भी था, निंदा करनी भी चाहिए। उसमें फिलिस्तीन का जिक्र नहीं था, इसीलिए फिर विदेश मंत्रालय को स्पष्ट करना पड़ा कि एकदम से आप पूरे सोशल मीडिया में ये मैसेज गया कि शायद भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया कि हम फिलिस्तीन को हमने छोड़ दिया। इसीलिए फिर विदेश मंत्रालय ने उसको स्पष्टीकरण दिया कि फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, भारत ने उसको छोड़ा नहीं है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ठीक है, मैं कुछ वो एक संतुलित नीति। इस वाली चर्चा को हम रैप करेंगे। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था। AIMIM, CPM, कुछ पार्टियों के नाम है, और जिसका जिक्र अभी जदीप जी ने और विनोद जी ने विस्तार से किया। पहली खबर जो आई थी वो ये आई थी कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया, हवाई हमला किया, समुद्री मार्ग से वो आए और हमला किया। निंदा हमले की हो सकती थी, लेकिन पहले रिएक्शन में ना हमास लिखा था ना इजराइल लिखा था। और इन पार्टियों के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, पहले दिन, मैं पिछले शनिवार की बात कर रहा हूं, आप 7 दिन पहले जाइए, जबकि रिटेलिएशन या वो जो जदीप जी ने एक वर्ड कहा जिसको इजराइल लगातार कहता आ रहा है कि हमारा राइट टू डिफेंस है, उसकी शुरुआत भी नहीं हुई। तब तो असेसमेंट हो रहा था कि नुकसान कितना हुआ है, तभी आपने जिक्र लिया है फिलिस्तीन का। तो क्या सारे रिएक्शन वोट बैंक को ध्यान में रखकर हो रहे हैं? और उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आप सबने चुनाव कवर किया, आपको लगता है आने वाले चुनाव को देखते हुए ये और बढ़ेंगे इस तरीके के बयान? देखिए, मुझे लगता है कि जो विदेश नीति है और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। हम अगर ये सारी बातें करेंगे कि बीजेपी इसका फायदा उठाने की, एक तरह से आ रहा है, बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो क्या सब लोग जो 1977 का बयान है वाजपेयी का, जो कि सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं बीजेपी के, वो हट जाए? उन्होंने तो साफ कहा था कि इजराइल को खाली करने पड़ेंगे इलाके। पर देखिए, संदर्भ अलग अलग है। उस समय भारत की नीति क्या थी और भारत के संबंध इजराइल से क्या थे, और अब भारत के इजराइल से संबंध क्या हैं, और वो उसको आगे किस तरह से देखता है। करगिल वॉर में किसने आपकी मदद की गोला बारूद से? क्या आपकी मदद गल्फ नेशंस ने की? नहीं की। इजराइल सामने आया, उसने मदद की। आपके फ्यूचर जो डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें इजराइल का कितना बड़ा रोल है, ये सब देखने की बातें हैं। दूसरी तरफ, जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या विदेश नीति की बात करते हैं, तो आपको बड़ा टाइट रोप चलना पड़ता है। आपका बहुत सारा जो आपकी नागरिक हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। आप उनसे, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बाकी ओमान हो या फिर आप कुवैत है या फिर जितने भी है, UAE है, इन सब से आप अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि आपके नागरिक वहां काम करते हैं, आपको बहुत सारा वहां से पैसा आता है जो नागरिक अपने घरों में भेजते हैं। तो ये जो है मिली जुली विदेश नीति सिर्फ एक वैसे नहीं होता, उसमें इकोनॉमिक्स शामिल होती है, उसमें बाकी सब शामिल होते हैं, आपको देख के चलना पड़ता है। अगर हम भारत जो है इस तरह की नीति नहीं अपनाएगा जिसमें वो एक मिडिल पाथ जैसा लेगा, उसके लिए जो विदेश नीति या संबंध है दूसरे देशों में, वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, आखिरी कमेंट समीर जी मैं आपसे चाह रहा था वो ये था, जिस पक्ष को मुझे लगता है राहुल जी ने अभी छोड़ा, वो ये आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या आपको लगता है ये मुद्दा, और उसमें भी वो एंगल जिसका जिक्र विनोद जी ने किया था कि वो दो देशों के नाम पीछे रह जाएंगे या दो पक्षों के नाम पीछे रह जाएंगे, वो दो धर्मों के नाम ज्यादा आने लगेंगे, आपको लगता है कि वो और उछलेगा, वो और बढ़ेगा? जितने चुनाव आप लोगों ने कवर किए उसके अनुभव के आधार पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है सीधे रूप से
इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी राजनीतिक दल द्वारा। लेकिन हाँ, सनातन की आड़ में जब सनातन की बात होगी तो इन सब चीजों का जिक्र अपने अपने स्तर पर होगा। और निश्चित रूप से अगर कोई अगर पिच देगा खेलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी माहिर है इस मामले में खेलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो किस तरीके से इस्तेमाल करती है, भाषणों में कैसे इस्तेमाल करती है, निचले स्तर पर संगठन को कैसे मैसेज कन्वे करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि सनातन के मामले को जब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी तो सनातन की छतरी में ये सारे मामले भारतीय जनता पार्टी जरूर गिनाने वाली है। और उसका कैसा असर होगा ये चुनाव के बाद पता पड़ेगा परिणाम में। क्रिकेट के इस मौसम में आपने क्रिकेटिंग बिल्कुल मैं चुनाव में नहीं जा रहा हूं, जो राहुल ने कहा, जो बात कही, दरअसल ये जो हमला हुआ हमास का, इसकी पीछे का जो मुझे कारण समझ में आता है, जिस तरह से भारत का भी प्रयास और तमाम देशों के प्रयास से जो अरब देशों के संबंध इजराइल से सुधर रहे थे, सऊदी अरब के साथ बहुत रिश्ते बनने लगे थे, भारत तो बीच में एक तरह से ब्रिज जैसा बन गया था, ईरान और सऊदी के बीच में भी चीन ने हुआ, तो एक जो जियोपॉलिटिक्स बदल रही थी, शायद उसको डिस्टर्ब करने की भी एक कोशिश है इस हमले के जरिए। ये तो सत्य है। और ये समझौता बैठकें बहुत अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और उसको फिर आखिरी मोहर लगनी तो हमारे पास बिगाड़ने की कोशिश। दर्शकों को पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो पूरी साजिश है वो षड्यंत्र पे जाना चाहिए बजाय वोट की शामिल करने वाले थे सऊदी अरब को, उसी के लिए हुआ है, उसी को तोड़ने का पूरा प्रयास है। और भीतरी जो उनकी राजनीतिक गड़बड़ियां हैं, नेतन्याहू के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में वाले मामले को लेकर असंतोष है, जो सुप्रीम कोर्ट के पावर कम करने की उनकी कोशिशें थी, उसको लेकर उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके खिलाफ थे और डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफा देने की हद तक जा चुके थे। वहीं के लोगों ने अभी हमारे साथ लाइव जुड़े थे अमर उजाला, उन्होंने बताया कि ये जो अंदरूनी राजनीतिक कलह की वजह से कमजोर हो गया था इजराइल, उसका भी फायदा दुश्मनों ने उठाया। मैं जिस लाइन पर अंत करना चाहूंगा वो ये कि पहली बात, अगर इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बीच में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जानकारी है जो आपके पास नहीं है, जितना जिक्र इस चर्चा में है इससे काफी ज्यादा आपके लिए अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम वो कवरेज लेकर आए हैं, वो तमाम वीडियोस, वो तमाम आर्टिकल मौजूद हैं, उन खबरों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ ये विवाद है, ये संघर्ष है, और इस बात को कहने में हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी बेगुनाह की मौत गलत है और बदला लेने का कोई भी तरीका इस तरीके का नहीं हो सकता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष कि क्या सियासत के पिच पर एक विवाद को, एक युद्ध को जानबूझकर रखा जा रहा है और उसमें जानबूझकर शब्दों का चयन ऐसा हो रहा है कि वो विवाद बढ़े और हर एक के हित सधे। आप जागरूक मतदाता है, आने वाले चुनावों में आपको आकर वोट डालने हैं। इन सियासत को आप समझते हैं, पीछे क्या चल रहा है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की हो। अगर ये चर्चा आपको समझ आई और बेहतर लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ में अमर उजाला में इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़े तमाम अपडेट को पाने के लिए लगातार हमारे वीडियोस को, हमारे आर्टिकल को देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।